लास्ट वीडियो में हमने परमेनाइडिस के बारे में बात की थी। आपको याद होगा उन्होंने 3 एक्सियोम्स के बेस पर 8 डिफरेंट कंक्लूजन दिए थे। उनकी फिलॉसफी में कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो अनबिलीवेबल हैं, जैसे चेंज और मोशन पॉसिबल नहीं है। हम सेंसेस का यूज़ करके जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो सब कुछ एक इल्यूजन है। उन्होंने प्लूरैलिटी और स्पेस को भी डिनाई कर दिया था। प्लूरैलिटी मीन्स अनेकता या मैनी, कि जो भी है वो वन बीइंग है और उसके कोई पार्ट्स नहीं है। और स्पेस या वॉइड इस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। उनकी फ़िलॉसफी की वजह से उनका काफ़ी मजाक उड़ाया गया, लेकिन उनके एक स्टूडेंट थे जीनो के नाम से, जो उनकी फ़िलॉसफी को सपोर्ट करते हैं। जीनो भी इलिया से थे, जहाँ से परमेनाइडिस थे, और एज में वो परमेनाइडिस से 25 साल छोटे थे। जीनो ने एक बुक लिखी थी जिसमें वो परमेनाइडिस के आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए 40 से 50 आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, और हमारे पास उनमें से 10 आर्ग्यूमेंट्स आज अवेलेबल हैं। वैसे ये कहना गलत होगा कि वो परमेनाइडिस के सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। एक्चुअल में वो परमेनाइडिस को क्रिटिसाइज करने वाले जो अपोनेंट्स थे उनको ये प्रूव करते हैं कि आप जो सोच रहे हैं वो भी कितना फूलिश है। जैसे मान लीजिए, जैसे परमेनाइडिस चेंज और मोशन को डिनाई करते हैं, तो उनको क्रिटिसाइज करने वाले जो उनके अपोनेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि चेंज और मोशन ये तो होता ही है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, ये तो आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। इस चीज़ के लिए वो जोर देते हैं। तो जीनो ये प्रूव करते हैं कि चेंज और मोशन को एक्सेप्ट करने से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप ये कहते हैं कि चेंज और मोशन अगर आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, आपको एक्सेप्ट करना ही होगा, तो एक्सेप्ट करना भी पॉसिबल नहीं है। जीनो के आर्ग्यूमेंट्स की टेक्निक सेम है जो परमेनाइडिस की थी, रिडक्टिव एड एब्सर्डम या रिड्यूसिंग टू एन एब्सर्डिटी, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और जीनो के आर्ग्यूमेंट्स को जीनोस पैराडॉक्सिस कहा जाता है। पैराडॉक्स का मीनिंग है ऐसी स्टेटमेंट जो सेल्फ कंट्राडिक्टरी होती है, आत्म विरोधी होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहता हूं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ठीक है। अगर ये बात सच है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो फिर तो ये बात झूठी होनी चाहिए। और अगर ये बात झूठ है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं सच बोल रहा हूं, तो ऐसे में ये बात सच हो जाएगी। तो ऐसे एक लूप बन जाता है, ऐसे एक लूप बन जाएगा जिससे बाहर आना पॉसिबल नहीं है। इसे पैराडॉक्स कहते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, एक लाइव एग्जांपल देता हूँ पैराडॉक्स का। मेरा एक दोस्त है रमेश के नाम से, जिसके बारे में सब कहते हैं कि वो बहुत ही तेज़ है और उसको फूल बनाना पॉसिबल नहीं है। मैंने उसको 1 अप्रैल मॉर्निंग में फ़ोन किया और मैंने उससे बोला कि मैं आज तुझे फूल बनाने वाला हूँ और तू किसी भी कंडीशन में बच नहीं पाएगा। और फ़ोन करने के बाद मैंने पूरा दिन कुछ नहीं किया। अगले दिन मेरे पास उसका फ़ोन आया, रमेश का। उसने मुझसे फ़ोन करके ये कहा कि भाई तूने मुझसे ये कहा था कि तू मुझे फूल बनाएगा, लेकिन मैं सारा दिन वेट करता रहा, लेकिन तूने कुछ नहीं किया, तूने मुझे फूल नहीं बनाया। तो मैंने उससे ये कहा कि तू सारा दिन वेट कर रहा था कि अब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है, अब मुझे फूल बनाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इट मीन्स तू फूल बन चुका है। अब ये एक पैराडॉक्स है। अगर हम ये कहें कि वो पूरा दिन वेट करता रहा और कुछ नहीं हुआ, इट मीन्स वो फूल बन गया। और अगर वो फूल बन गया तो वो पूरा दिन जिस बात का वेट कर रहा था तो वो तो हो चुका था, तो वो फूल कैसे बना। तो एक सेंस में मैंने उसको फूल नहीं बनाया और यही उसको मैंने फूल बनाया। उसको फूल ना बनाना ही उसको फूल बनाना था। तो एक पैराडॉक्स है। अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो आपको एक और एग्जांपल देता हूं, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आप उस क्वेश्चन का आंसर देना। एक गांव है जिसमें एक बार्बर है, एक नाई है, और वो सिर्फ उन लोगों की शेव करता है जो खुद अपनी शेव नहीं करते। अब क्वेश्चन ये है कि क्या वो बार्बर अपनी खुद की शेव करता है। इस बात का आंसर दीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि पैराडॉक्स क्या होता है। ये जो पैराडॉक्सेस होते हैं ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन ये हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने में हेल्प करते हैं। ये हमारी सोच को चैलेंज करते हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग को एक्सपेंड करते हैं। और इसीलिए इस चैनल का नाम फिलो पैराडॉक्सिया है। इट मीन्स एक ऐसा पर्सन जो पैराडॉक्सिस से प्यार करता है, पैराडॉक्सिस में डीपली इंटरेस्टेड है। तो अब चलते हैं जीनोस पैराडॉक्सिस पे या जीनो के आर्ग्यूमेंट्स पे। जीनो के आर्ग्यूमेंट्स को हम 4 कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द सेंसेस।
इस आर्ग्यूमेंट का हम नाम देंगे द मिलेट आर्ग्यूमेंट। मिलेट का वैसे मीनिंग होता है बाजरा, लेकिन आप कोई भी अनाज यूज़ कर सकते हो, ये सिंबॉलिक है। इसकी जगह पे आप राइस या कॉर्न, अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स यूज़ किए जाते हैं। तो जीनो कहते हैं कि अगर हम मिलेट का एक दाना ज़मीन पर गिराते हैं तो कोई आवाज़ नहीं आती, और अगर हम मिलेट का एक बड़ा सा बॉक्स ज़मीन पर गिराते हैं तो काफ़ी तेज़ आवाज़ होती है। एक दाने के गिरने से आवाज़ नहीं है, लेकिन जब बहुत सारे दाने गिरते हैं तो आवाज़ होती है। अब यहाँ पर दो डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, या तो मिलेट सीड्स गिरने से आवाज़ करता है या फिर आवाज़ नहीं करता। और अगर हम ये कहें कि आवाज़ करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने आवाज़ नहीं सुनी तब हमारी सेंसेस ने हमें धोखा दिया। और अगर हम ये कहें कि आवाज़ नहीं करता तो जब हमने आवाज़ सुनी तब हमारी सेंसेस ने हमें धोखा दिया। तो दोनों ही कंडीशंस में हमारी सेंसेस हमें धोखा दे रही हैं। इसलिए जीनो कहते हैं कि आपकी जो सेंसेस हैं वो अनरिलायबल हैं। सेकंड कैटेगरी है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट प्लूरैलिटी, विभिन्नता या अनेकता के विरोध में आर्ग्यूमेंट्स। जीनो कहते हैं कि चलो हम मान लेते हैं कि वर्ल्ड में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, मैनी ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे ये पेन है, या फिर ये मोबाइल फ़ोन है, या फिर ये लैपटॉप है, और ये वर्ल्ड इन सभी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स से मिलकर बना है। इन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में ये एक पेन है, और इस पेन का साइज़ हम इन्फिनिटली डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं इस पेन का जो साइज़ है वो 10 इंचज़ है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये 5 इंचज़ का हो जाएगा। इसको अगर हम फिर से डिवाइड करते हैं तो ये 2.5 इंचज़ का हो जाएगा। और ऐसे आप कितनी भी बार डिवाइड कर लो, हमेशा डिवाइड होता ही रहेगा, कभी ज़ीरो नहीं आएगा। क्योंकि प्रिंसिपली अगर कोई भी छोटे से छोटा पार्ट एग्जिस्ट करता है तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, और ज़ीरो कभी क्यों नहीं आता? क्योंकि कोई भी यूनिट या लेंथ, उसका हाफ पार्ट जो होता है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। आप कैलकुलेटर पर भी ये ट्राई करके देख सकते हैं। आप 10 को 2 से डिवाइड कीजिए और जो आंसर आए उसको 2 से डिवाइड करते जाइए। कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर आती है, लेकिन कभी भी उसमें ज़ीरो नहीं आपको शो करेगा। तो इस पॉइंट के बेस पे जीनो ये कहते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटली डिवाइड किया जा सकता है, इसका मीनिंग ये हुआ कि वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पार्ट्स को मिलाकर बना है। इन इन्फिनिट पार्ट्स को वो इनफाइनाइट यूनिट्स भी कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि हर पार्ट का, हर यूनिट का कोई ना कोई साइज ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड, कुछ ना कुछ साइज ज़रूर होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस पार्ट का कोई भी साइज ना हो। अगर उस पार्ट का कुछ भी साइज है तो ऐसे इन्फिनिट पार्ट्स मिलकर इन्फिनिट साइज बना देंगे, और वो ऑब्जेक्ट्स, जैसे ये पेन है तो ये इन्फिनिटली लार्ज हो जाएगा। अगर उस पार्ट का कोई भी साइज नहीं है तो ऐसे इन्फिनिट पार्ट्स मिलकर भी कोई साइज नहीं बना सकते, तो ऐसे में ये जो पेन है ये इन्फिनिटली स्मॉल हो जाएगा। तो इट मीन्स इस वर्ल्ड में जो कुछ भी है वो या तो इन्फिनिटली लार्ज है या फिर वो इन्फिनिटली स्मॉल है। और देखा जाए तो ये दोनों ही बातें रॉन्ग हैं। परमेनाइडिस ने कहा था कि बीइंग ओनली वन है और जो इनडिविजिबल है और उसके कोई पार्ट्स नहीं है। और परमेनाइडिस के अपोनेंट्स कहते हैं कि इस वर्ल्ड में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, मैनी ऑब्जेक्ट्स। तो जीनो कहते हैं कि अगर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को मान भी लेते हैं तो या तो ये सभी ऑब्जेक्ट्स इन्फिनिटली लार्ज होंगे या फिर इन्फिनिटली स्मॉल होंगे, और ये दोनों ही कंक्लूजन्स फुलिश हैं। अगर आप ओनली वन बीइंग का कंसेप्ट उसको फुलिश कहते हैं तो इसका उल्टा यानी प्लूरैलिटी को भी उतना ही आपको फुलिश कहना पड़ेगा। तो ऐसे कह के वो परमेनाइडिस के जो अपोनेंट्स हैं उनको कंफ्यूज कर देते हैं, चैलेंज कर देते हैं। प्लूरैलिटी को अपोज करने के लिए जीनो एक और आर्ग्यूमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि हम मान लेते हैं कि मैनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर, इस वर्ल्ड में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हमें ये देखना होगा कि वो कितने हैं, हाउ मैनी आर देयर। क्योंकि अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी कोई ना कोई संख्या ज़रूर होनी चाहिए, और अगर उनकी एक संख्या है इट मीन्स वो फाइनाइट होने चाहिए, फाइनाइट इन नंबर्स। लेकिन वो फाइनाइट नहीं हो सकते क्योंकि हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में उनको डिवाइड करने के लिए कोई एक थर्ड ऑब्जेक्ट ज़रूर होगा, और उस फर्स्ट और थर्ड ऑब्जेक्ट के बीच में भी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ज़रूर होगा। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटली डिविजिबल है, हर ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पार्ट्स को मिलाकर बना है। तो ऐसे हम सभी पार्ट्स को देखें तो ये इन्फिनिट हो जाते हैं।
तो ये कहना फुलिश है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं और वो फाइनाइट भी हैं और इनफाइनाइट भी हैं। फाइनाइट इन नंबर्स मतलब उन्हें काउंट किया जा सकता है, और इनफाइनाइट इन नंबर्स मतलब उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों कंक्लूजन्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये कैसे पॉसिबल है? थर्ड कैटेगरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट स्पेस। परमानेंटिस्ट कहते हैं कि एम्प्टी स्पेस या वॉइड एग्जिस्ट नहीं करता, और जीनो कहते हैं कि चलो हम मान लेते हैं कि एम्प्टी स्पेस या वॉइड एग्जिस्ट करता है। तो अभी ये बहुत ही फूलिश होगा। जैसे मान लीजिए ये पेन इस स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि अगर ये स्पेस नहीं होगा तो ये पेन भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि विदाउट स्पेस ये पेन कहाँ एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये स्पेस कुछ ना कुछ तो है, इट मीन्स इट इज़ समथिंग। और अगर ये स्पेस कुछ ना कुछ है तो ये एग्जिस्ट करता है। और अगर ये स्पेस एग्जिस्ट करता है तो क्वेश्चन ये है कि ये स्पेस कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो ये स्पेस भी किसी न किसी और स्पेस में एग्जिस्ट करेगा। तो ये स्पेस दूसरे स्पेस में एग्जिस्ट करेगा, दूसरा स्पेस जो है वो तीसरे स्पेस में एग्जिस्ट करेगा, और वो चौथे में एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसे एक के अंदर एक इन्फिनिटली स्पेस होते ही जाएंगे। तो जीनो कहते हैं कि अगर आपको इस बात पर हंसी आ रही है कि एम्प्टी स्पेस या वॉइड नहीं है, तो स्पेस को मानना भी उतना ही मुश्किल है, उतना ही फूलिश है। अब आते हैं फोर्थ कैटेगरी में, जो है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट मोशन। इट मीन्स मोशन या मूवमेंट या चेंज के अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट देना। जीनो के ये आर्ग्यूमेंट सबसे ज़्यादा फेमस हैं। इसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है द रेस कोर्स आर्ग्यूमेंट। जैसे मान लीजिए एक खिलाड़ी है जिसे एक रेस कंप्लीट करनी है, और उसका स्टार्टिंग पॉइंट है पॉइंट ए और उसका गोल है पॉइंट जेड। रेस कंप्लीट करने के लिए उसको, उस खिलाड़ी को पॉइंट ए से पॉइंट जेड तक जाना है। और जीनो कहते हैं कि पॉइंट ए से जेड तक जाने के लिए पहले उस खिलाड़ी को उसका आधा डिस्टेंस कवर करना होगा, आधे डिस्टेंस तक जाना होगा। और उस आधे डिस्टेंस तक जाने के लिए उसको उसका भी हाफ डिस्टेंस कवर करना होगा, और उस हाफ के लिए भी उसका हाफ डिस्टेंस कवर करना होगा। अगर हम टोटल लेंथ को ऐसे डिवाइड करते जाएं तो ये इन्फिनिट पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे हमने पहले देखा था, अगर आप टोटल लेंथ को कितना भी हाफ पार्ट्स में डिवाइड करते जाओ, जीरो कभी नहीं आता। इट मीन्स ये टोटल लेंथ इन्फिनिट पार्ट्स को मिलाकर बनी है, और अगर ये इन्फिनिट पार्ट्स को मिलाकर बनी है तो ये लेंथ या डिस्टेंस भी इन्फिनिट है। तो फिर जीनो कहते हैं कि वो जो खिलाड़ी है वो फाइनाइट टाइम के अंदर इन्फिनिट डिस्टेंस को कवर नहीं कर सकता, और तो और वो खिलाड़ी जो है अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। इसलिए मोशन या चेंज पॉसिबल नहीं है। मोशन या चेंज की कोई रैशनल सेंस नहीं बन रही है, कोई लॉजिकल सेंस नहीं बन रही है। इसी आर्ग्यूमेंट के जैसा एक और आर्ग्यूमेंट है जिसका नाम है अखिलीस एंड टॉर्टस। अखिलीस और टॉर्टस दोनों के बीच में एक रेस होती है। अखिलीस एक तेज खिलाड़ी हैं और एक अच्छे पर्सन हैं, इसलिए वो टॉर्टस को हेड स्टार्ट देते हैं, और वो कहते हैं कि आप थोड़ा सा मुझसे आगे से शुरू करो। अब अखिलीस पॉइंट ए पर हैं और जो टॉर्टस है वो पॉइंट टी पर है। तो जीनो कहते हैं कि टॉर्टस को क्रॉस करने के लिए अखिलीस को पहले टी पॉइंट पर आना होगा, और जब तक अखिलीस पॉइंट टी पर आते हैं टॉर्टस T1 पे चला जाता है, और जब अखिलीस T1 पे पहुंचते हैं तब तक टॉर्टस जो है वो T2 पर पहुंच जाएगा। तो ऐसे अखिलीस जब भी टॉर्टस तक पहुंचते हैं, टॉर्टस के पॉइंट तक पहुंचते हैं, तो टॉर्टस उससे और आगे जा चुका होता है। और इस तरह जो अखिलीस हैं वो कभी भी टॉर्टस को क्रॉस नहीं कर सकते और वो रेस में हार जाते हैं। एक और आर्ग्यूमेंट है जिसका नाम है द मूविंग एरो, जिसमें जीनो ये प्रूव करते हैं कि एरो हवा में मूव नहीं कर सकता, ये एरो हवा में मूव नहीं कर रहा है। कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं, हम ये कहते हैं कि एरो मूव कर रहा है, लेकिन जीनो ये कहते हैं कि अगर एरो मूव कर रहा है तो ये कहाँ मूव कर रहा है। अगर एरो मूव कर रहा है तो ये कहाँ मूव कर रहा है। इस क्वेश्चन के दो ही आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, या तो एरो जहाँ है वहाँ मूव कर रहा है, या फिर ये जहाँ पर नहीं है वहाँ मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन दोनों ही आंसर पॉसिबल नहीं है। एरो जहाँ पर नहीं है वहाँ ये मूव नहीं कर सकता, क्योंकि सिंपली एरो इज़ नॉट देयर, तो वहाँ ये मूव कैसे करेगा। तो ये कहना फूलिश है कि जहाँ पर एरो नहीं है वहाँ एरो मूव कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता। और हम ये भी नहीं कह सकते कि जहाँ पर एरो है वहाँ ये मूव कर रहा है, क्योंकि किसी भी
पर्टिकुलर प्लेस में होने का मीनिंग ये है कि एरो ने उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है। इट मीन्स एरो ने उस स्पेस को पूरी तरह से कवर कर लिया है, ऑक्यूपाई कर लिया है। तो अगर वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाइड है तो एरो को मूव करने के लिए कोई स्पेस बचेगा ही नहीं। तो जीनो कहते हैं कि एरो मूव नहीं कर रहा है। इससे ये प्रूव होता है क्योंकि जहाँ पर एरो है वहाँ ये मूव नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पर उसने पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, और जहाँ पर ये नहीं है वहाँ पर ये मूव नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पर वो है ही नहीं। बहुत ही स्ट्रेंज आर्ग्यूमेंट है वैसे ये, और लेकिन ये आर्ग्यूमेंट जीनो देते हैं। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है इसमें रिडक्टिव एड एब्सर्डम मेथड बहुत ही साफ नज़र आ रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से। देखिए जीनो ने क्या प्रूव करना है। जीनो ने ये प्रूव करना है द एरो कैन नॉट मूव। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए वो इसका अपोजिट मान लेते हैं, दैट एरो कैन मूव। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि इफ़ एरो कैन मूव तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, एरो मूव करेगा या तो जहाँ पर एरो है या फिर एरो जहाँ पर नहीं है, और हमने देखा कि दोनों ही केस पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स एरो कैन नॉट मूव। तो जो प्रूव करना है पहले उसका अपोजिट मान लिया जाता है, और फिर ये शो करते हैं, ये प्रूव करते हैं कि अपोजिट पॉसिबल नहीं है, और अपोजिट को हम इम्पॉसिबल बताकर या प्रॉब्लमेटिक बताकर जो प्राइमरी हमारी स्टेटमेंट है जो हमने प्रूव करनी थी उसको हम प्रूव कर देते हैं। ये बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है वैसे, लेकिन इसको हम लॉजिक में अच्छे से स्टडी करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ये जीनो के आर्ग्यूमेंट्स हैं। हो सकता है आपको उनके आर्ग्यूमेंट स्टूपिड लगे होंगे, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब भी कोई न्यू डिस्कवरी हुई है तो वो हमारी कॉमन सेंस के अगेंस्ट ही हुई है। जैसे कौन ये बिलीव कर सकता था कि अर्थ मूव कर रही है, या सूरज जो हम रोज़ देखते हैं मूव करते हुए, एक्चुअल में वो स्टेबल है, वो मूव नहीं करता है। और क्वांटम साइंस की जो डिस्कवरीज हैं वो तो परमेनाइडिस की फिलॉसफी से भी कहीं ज़्यादा शॉकिंग हैं। जिन्होंने डिस्कवर किया है वो खुद इस पे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। तो परमेनाइडिस और जीनो इन दोनों का मजाक उड़ाने वाले काफ़ी लोग थे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उनकी फ़िलॉसफी को समझा और कुछ नया क्रिएट किया। जैसे एरिस्टोटल के नाम से एक फ़िलासफ़र हैं जो कहते हैं कि जीनो ने फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स का एक न्यू मेथड इन्वेंट किया, और ये एक बहुत ही पावरफुल मेथड है कि हम अपने अपोनेंट्स के जो व्यूज़ हैं उनको पहले एक्सेप्ट करते हैं और फिर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि इन व्यूज़ को एक्सेप्ट करने से कितने प्रॉब्लमैटिक कंक्लूजन्स निकल के आते हैं। तो जीनो के पैराडॉक्सिस के बेस पर न्यूटन और लेबनीज ने कैलकुलस को भी इन्वेंट किया। जीनो के पैराडॉक्सिस में इन्फिनिटी और चेंज का कंसेप्ट बार बार आता है, जिसे ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स में हैंडल करना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए कैलकुलस को इन्वेंट किया गया, जिससे हम इन्फिनिटी और चेंज की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम हैंडल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और जीनो के पैराडॉक्सिस के बेस पर एक जर्मन मैथमेटिशियन है जॉर्ज कैंटोर के नाम से, उन्होंने मॉडर्न थ्योरी ऑफ इन्फिनिट सेट्स को इन्वेंट किया। ये सब फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर अभी आपको समझ नहीं आ रहा तो कोई समस्या नहीं है। फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कैसे ये चीज़ें डेवलप हुई हैं। और जीनो के आर्ग्यूमेंट्स ने लॉजिक को डेवलप करने में भी काफ़ी हेल्प की है। क्लासिकल लॉजिक में कंट्राडिक्शंस या पैराडॉक्सिस को हम हैंडल नहीं कर सकते। जैसे अगर आप कहते हैं कि स्काई इज़ ब्लू एंड स्काई इज़ नॉट ब्लू, तो ये एक तरह की इनकन्सिस्टेंसी या कंट्राडिक्शन हो जाता है, जिसे क्लासिकल लॉजिक में कोई भी सेंस नहीं बनती है, और क्लासिकल लॉजिक यहाँ पे फेल हो जाता है। लेकिन एक नॉन क्लासिकल लॉजिक डेवलप हुआ जिसका नाम है पैरा कंसिस्टेंट लॉजिक। इस लॉजिक में कंट्राडिक्टरी जो स्टेटमेंट्स होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, उनको भी हैंडल किया जा सकता है। ये हम लॉजिक में स्टडी करेंगे। और साथ ही आपने ये भी नोट किया होगा कि परमेनाइडिस और जीनो की फिलॉसफी में लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। एक ही वर्ड के कई डिफरेंट मीनिंग होते हैं और डिफरेंट वेज में इनको यूज़ किया जाता है, और इसी लैंग्वेज के यूज़ की वजह से जो लॉजिकल कंक्लूजन्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे परमेनाइडिस के अकॉर्डिंग हम ये नहीं कह सकते कि देयर इज़ नथिंग, क्योंकि उनके लिए इज़ का मीनिंग है एग्जिस्टेंस और नथिंग का मीनिंग है नॉन एग्जिस्टेंस। तो एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस एक साथ पॉसिबल नहीं है, और यही लैंग्वेज की कन्फ्यूज़न लॉजिक को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे इसके कई मीनिंग हो सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि देयर इज़ सॉक्रेटिस, तो यहाँ इसका मीनिंग है एग्जिस्टेंस, जिससे हम सॉक्रेटिस के एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि सॉक्रेटिस वहाँ पर है। और अगर हम कहते हैं कि सॉक्रेटिस
इज़ ए फिलोसोफर। तो यहाँ पर इसका मतलब है आइडेंटिटी के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं कि सोक्रेटिस एक फिलोसोफर है, हम सोक्रेटिस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और अगर हम कहते हैं कि सोक्रेटिस इज ओल्ड एंड वाइस, तो यहाँ हम इज का यूज़ क्वालिटी के लिए कर रहे हैं, क्वालिटी एट्रीब्यूट करने के लिए कि सोक्रेटिस में ये क्वालिटीज़ हैं। तो ऐसे इज का यूज़ कई वेज में किया जा सकता है, और जब तक लैंग्वेज में ये जो कन्फ्यूज़न है ये रहेगी तब तक लॉजिक को भी हम सही तरह से यूज़ नहीं कर सकते। और हम फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज के अंदर इस प्रॉब्लम को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये है जीनो की फिलॉसफी, जीनो के आर्ग्यूमेंट्स या पैराडॉक्सिस। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।